हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पॉलिटी का यह छठा अध्याय होगा। इकाई 4 है और यहाँ से आपको संचार के माध्यम में जो आप जानते हैं कि संचार आपके लिए कितना ज़रूरी है। आप संचार के माध्यम से ही आप हमसे बात कर पा रहे हैं, टेलीफ़ोन हो, आप टेलीविज़न हो इत्यादि जो आप देख रहे हैं, कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, ये सब क्या है? संचार है। तो संचार के कितने माध्यम हैं उसको हम समझेंगे। संचार आप अखबार से भी किसी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी संचार है। आपका और हमारे साथ जो वार्तालाप हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है? ये संचार का माध्यम है। किससे हो रहा है? मोबाइल से हो रहा है, टेलीविज़न से हो रहा है, अखबार से हो रहा है इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं, इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। यहाँ से आपकी समझ जो है आगे की जो बातें हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए शिक्षकों के लिए है कि आज आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह से व्याप्त है। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या ना किया हो, यह इकाई इस सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते दिखाएंगे। कक्षा जो हम अध्याय 6 में पढ़े हुए हैं कि कुछ मुख्य अध्याय 6 में मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझने पर जोर है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं, वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती है, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से परिचित कराता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी ये पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है। कौन-सी खबरें चुनी जा रही हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके ज़रिए या संदेश दिए जा रहे हैं। हम 2 काल्पनिक खबरों के ज़रिए दिखाएँगे कि किसी भी घटना या मामलों की खबर का बहुधा सिर्फ़ एक स्वरूप नहीं होता है। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए भी क्षमताएँ विकसित करेंगे, जो उन्हें अखबार या टेलीविज़न की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी और वे यह समझ सकेंगे कि खबर में नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। इन मुद्दों की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण के लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्न की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए गए हैं। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व व स्थान मिलता है जो सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। अमीर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुख्यधारा में उसको जो उस चीज़ से धनी हैं, संसाधनों से धनी हैं, उनको जल्दी ही उस सामाजिक जो संचार माध्यम है, सामाजिक विज्ञापन है, उसमें उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस पहलू पर हम बल देंगे कि देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरणों पर चर्चा की जा सकती है। और बच्चों के साथ यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है संचार माध्यमों को समझना। देखिए टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन-सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन-सी अखबार या पत्रिकाएँ पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर शॉपिंग करते हैं?
आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप इस सॉरी यहाँ पर है समथिंग करते हैं समथिंग और क्या आपको उपयोगी लगता है? क्या आप इस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया, जो आप ये शब्द को जानते हैं। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? देखिए, अब जो है आप जानते हैं कि संचार माध्यम आपके जीवन को सुगम और सरल बनाता है। आप संचार माध्यम से समाचार पत्रों से और संचार माध्यम में जैसे समाचार पत्र हो गया, टेलीविज़न हो गया, और रेडियो हो गया, इत्यादि मोबाइल हो गया, इत्यादि जो आप उपयोग करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। आप जो खबर पहले आपको 2 दिन, 3 दिन बाद मिलती थी, अब वो खबर जो है टेलीविज़न के माध्यम से आपको 1 दिन, 1 सेकंड मतलब तुरंत लाइव आपको टेलीकास्ट किया जाता है। तो आप यह समझ सकते हैं कि बढ़ते समय के साथ-साथ आपका मीडिया जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा है। आप किस प्रकार से किसी भी न्यूज़ को जानने के लिए अब उतना समय नहीं व्यतीत करते हैं जितना अब पहले किया करते थे। अब तुरंत आपको वही समाचार मिनटों में, सेकंडों में दी जाती प्राप्त हो जाती है। कोई भी चीज़ आपको ढूँढना है तो गूगल पे आप सर्च करते हैं और आपको वह जो न्यूज़ जो है मिल जाती है। तो ये किस माध्यम से ये कैसे प्रगति हुआ इन सभी अ प्रोग्रामों का कैसे इन सब मीडिया जो है इस माध्यम से आप जान पा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आप इंटरनेट के माध्यम से, इत्यादि माध्यमों से आप किसी भी रिपोर्ट को, आप किसी भी जानकारी को जान पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है लिखा गया कि स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। जो भी आप देख रहे हैं वो क्या है? दुकान से लेकर आप टीवी में जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो क्या है? संचार माध्यम है यानी मीडिया है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडियम का अर्थ क्या है? माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है, जो देश-विदेश के जनसमूह तक पहुंचा हुआ है, लोगों तक पहुंचा हुआ है। इसीलिए इन्हें जनसंचार का माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। आगे है संचार माध्यम और तकनीक। क्या है माध्यम? तो आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में लाए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। ये देख सकते हैं एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। ये छपाई हो रहा है। आगे है अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी और जो है रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम में कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो समाचार पत्र है क्या छपता है। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है।
नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे भी गए हैं कि अपने परिवार में के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था, तब वो रेडियो पर क्या सुनते थे? उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहले-पहल टीवी कब आया था, केवल टीवी कब शुरू हुआ था? और अपने पास के पड़ोस के लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ऐसे 3 चीज़ों की सूची बनाने के लिए कहता है, जो संसार के इन्हीं अन्य भागों मतलब किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न पर देखकर जाना है। कोई भी चीज़ हो सकता है, अमेरिका का चित्र देखिए, लंदन का चित्र देखिए, रूस का चित्र देखिए, आप पेरिस का टावर देखें, फ्रांस का, आप दुबई का बुर्ज खलीफा देखते हैं, किसके माध्यम से? तो टीवी के माध्यम से, संचार के माध्यम से। पड़ोस में इंटरनेट की जो सुविधाएँ हुई हैं, आप 2017 के बाद जानते हैं कि इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति आई है और ये क्रांति जो है हर गाँव में जाकर आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपको टीवी जिसके पास नहीं था, मोबाइल जिसके पास नहीं था, अब हर किसी के पास जितनी जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा आज आपको स्मार्टफ़ोन मिलते हैं। ये किस कारण? इंटरनेट के कारण। ये क्रांति है, ये संचार माध्यम की क्रांति है। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि तकनीकी तथा मशीनों के बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवों को देख सकते हैं। टेलीविज़न में दुनिया को बहुत पास ला दिया है। ये देख सकते हैं 1940 में जो टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब है संचार माध्यम और धन। यहाँ पर आपको यह यंत्र जो है टेलीवाइज़र है और टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप है टेलीवाइज़र। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल ब्रैड। ये याद रखेंगे टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था नाम था जॉन एल ब्रैड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। अब आगे संचार माध्यम और धन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। ज़रा टीवी स्टूडियोओं के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, उसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट इत्यादि। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने भी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब आगे है जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल मोबाइल फ़ोन आदि।
आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, जो आप क्या है ये सब धन के उपार्जन के लिए है। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी 1 ओवर के बाद आपको बार-बार ही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार-बार आप इन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार-बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। इसीलिए जो है ये विज्ञापन किए जाते हैं। आप जब मैच देखते हैं तो आपको बार-बार 1 ओवर के बाद विज्ञापन देखने को मिलते हैं। ये देखिए दिखाया गया है कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर ₹1000 से लेकर ₹1,00,000 तक बीच में पड़ता है। 10 सेकंड का अगर विज्ञापन टीवी पर दिखाया जा रहा है तो उसके लोकप्रियता के आधार पर 1000 से लेकर 1,00,000 तक के मूल्य 10 सेकंड का लेता है। तो ये जो है इसीलिए उसको बार-बार और आप खरीदिएगा नहीं जाकर समाचार देख जो विज्ञापन देखे हैं, विज्ञापन देखकर ही तो आप सामान खरीदने के लिए जाइएगा। यही आशा के साथ आपको विज्ञापन दिखाया जाता है और टीवी मालिकों को ये जो है खर्च जो हज़ारों लाखों में दिए जाते हैं इसी आशा पर। अब आगे है संचार माध्यम और लोकतंत्र। देखिए, अलग-अलग पाठकों की पसंद देखते हुए छपाई वाली जो है माध्यम से कई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर संचार माध्यम और लोकतंत्र में देखेंगे, लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा हुए संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जो आपका क्या है कर्तव्य होता है, आप किसी भी काम से खुश नहीं हैं, उसकी जो है आप विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप हस्ताक्षर माध्यम से आप जो है मंत्री से पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके सभी लोगों का एक संघ जो बनता है, उससे आप विरोध प्रकट करके सरकार को कार्यक्रम के विचार में पुनः आग्रह करने का विचार कर सकता है। आगे है जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर हम पर दिए गए एक समाचार पत्र के 2 भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित समाचार जो है संचार का माध्यम का तात्पर्य क्या है। देखिए पहला लिखा गया न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और दूसरा है इंडिया डेली की। पहला में लिखा गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। दूसरा में देख सकते हैं जो इंडिया डेली ने लिखा है कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। दोनों के शब्द को आप समझ सकते हैं कि किसमें आप सहज और किसमें आपको यहाँ पर विरोध जो माध्यम है प्रकट किया जा रहा है उसका संतुलित है या नहीं है, जानकारी संतुलित है या नहीं है। देखिए, ये राधिका मलिक द्वारा है, वह डेली न्यूज़ सर्विस के द्वारा है। लिखा क्या गया है तो कारखानों के मालिकों और मज़दूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का विरोध निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गण्यमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा-भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए।
विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनः स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अब वही जो है दूसरे में देखेंगे तो कारखानों के बंद होने के बाद घोर अशांत हुए हैं। तो क्या लिखता है डेली न्यूज़ सर्विस, तो शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखानों मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अ, कहा कि इससे उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, एक में आप प्रदूषण के बारे में, एक जो है शहर के रख-रखाव के बारे में, एक यहाँ पर जो है विरोध प्रकट किया जा रहा है कारखानों मालिकों के द्वारा। तो ये आप अंतर देखें। आगे है वास्तविकता, तो यह है कि यदि आप इसमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएँगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और उन अपने कानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित रहता। दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी-रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन से के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वह संतुलित जो है समाचार होती है, रिपोर्ट होती है। देखिए, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। अब आगे है तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला कारण है सरकार उन पर नियंत्रण रखता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फ़िल्म के किसी दृश्य या गीत किसी अभिव्यक्ति को जो है जन समुदाय तक पहुँचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जो पहले सेंसरशिप में जाएगा, उसके बाद कहीं जाएगा। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 था, जो कि आपातकाल का समय था। यदि सरकार फ़िल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में वो जो है पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं।
इसके कारण बहुत जटिल हैं। समाचार जो हैं संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है, जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं कि कोई भी आप फ़िल्म देख रहे हैं, कोई भी आप समाचार सुन रहे हैं, तो आपको ढेर सारे विज्ञापन आपको दिखते हैं और उस विज्ञापन में कोई जो विज्ञापन दे रहा है, वही कुछ गलती कर रहा है, तो उसके विरुद्ध लिखना वो क्या होता है व्यापारिक रूप से हानि होता है। तो ही ये स्वतंत्रता को प्रदर्शित नहीं करता है, यही यहाँ पर बताया गया है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों के किसी मुद्दे पर के खास पक्ष पर इसलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। अगर रुचिकर है तो उसको हम ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब आ गए हैं मसौदा तय किया जाना। अब आगे क्या होता है, नहीं होता है, ये तय पहले किया जाता है। क्या है? तो किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो, तो समाचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। आगे आपको हाल ही में संचार माध्यमों ने है इसके अथी हैं कोला प्यों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के जो हैं स्तर तक बढ़े हुए होने की और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह में कोला प्यों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों या के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है, जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं एक संचार माध्यम से फैशन शो जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। संचार माध्यमों से यहाँ पर देख सकते हैं कि संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है, उसको क्या होता है रुपया मिलता है, व्यापारीकरण हो रहा है। क्या आप इसी विषय में जानते हैं जो आपको ये संचार माध्यम में जो दिखाया गया है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं उसका क्या महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक और टॉपिक है कि कई ऐसी घटनाएँ हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहता है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हज़ारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया।
जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया और गिरा दिया पर किसी ने इस पर ज़रा-सा भी ध्यान नहीं दिया। ये समाचार पत्र की क्या तो समाचार पत्र की व्यापारीकरण जो हो रही है उसको ध्यान आकर्षित करती है उस पर। सेंसरशिप पर ध्यान आकर्षित करती है। ये देखिए ये स्थानीय संचार माध्यम है जो अखबार है। यह जानकर संचार माध्यम उन छोटे-छोटे मुद्दों में रुचि ल नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल कर के विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाते हैं और कभी-कभी तो इन गरीब लोगों को ही फ़िल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का परीक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण आप खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ की समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट आती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। आगे यहाँ पर आपको है कि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में जो है आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सहजता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथा तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती और एकपक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों? देखिए सामाजिक विज्ञापन जो आप रेलवे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलता है रेलवे क्रॉस के निकट लिखा हुआ कि सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। रेलवे लाइन में क्रॉसिंग पर आपको ये मिलता है और सामाजिक विज्ञापन में आपको सरकार व निजी संस्थाएँ ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। और ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं उत्तर रेलवे के द्वारा। आपने इस अध्याय को पढ़ा बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जो रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक देख सकते हैं बिल्डिंग में रह रहे हैं उनके जो हैं कहाँ पर आ रहे हैं तो टेलीविज़न में आ रहे हैं मोबाइल में आ रहे हैं समाचार संचार माध्यम ये देख सकते हैं पाठक दर्शक श्रोता कौन है ये सब आदमी है और यहाँ पर जो है संचार माध्यम ये इनके द्वारा जो देखा जाता है व्यापारी सब जो होते हैं ये सब लोग संचार माध्यम में देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो वैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है ये खर्चा कर रहे हैं तो फिर ऐसे करके फिर ऐसे कहाँ जा रहा है उन्हीं के जो है रूप में चला जाता है विज्ञापन के द्वारा जो है उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द संकलन है जो प्रकाशित प्रकाशित क्या है तो इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टरों लेखक साक्षात्कार विवरण आदि से है। इन्हें समाचार पत्रों पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है
जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। सेंसरशिप इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। तीसरा है प्रसारण। इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों से संबंध में हुआ है जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। चौथा है सार्वजनिक विरोध। इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान और सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। तो चलिए इस प्रकार आपका संचार माध्यमों को समझना जो अध्याय 6 था ये समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप बताएँगे और 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही बेसिक जो है यहाँ से जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप सब कुछ जानते हैं तब पर भी आप यहाँ पर जो बेसिक जानकारी है वो आप यहाँ से जान लेते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।